हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ऑप्शंस में से, इन स्टेटमेंट में से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। आपने उसी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। हर स्टेटमेंट को आपने सही तरीके से पढ़ना है, बल्कि हर स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि हर स्टेटमेंट का आप पोस्टमार्टम करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे। आपने जो स्टडी की हुई है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपने हर स्टेटमेंट पे बारी बारी अप्लाई करना है। तभी आप ये जान पाएंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। हर ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ऑप्शन ए चेक कर लीजिएगा। एन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। कौन सी बेसिस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। अब इस पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि नाइट्रोजनस बेसिस में हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ये है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, कौन से रिंग्स को कहा जाता है? चेक कर लीजिएगा। दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, नथिंग एल्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ एक 6 कॉर्नर रिंग दिखाया गया है और हर कॉर्नर पे आपको कार्बन नज़र आ रहा है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसके अलावा कोई नाइट्रोजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई सल्फर नहीं है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक रिंग। आप चेक करें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है होमोसाइक्लिक रिंग्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, नथिंग एल्स। यहाँ पे ओनली का वर्ड भी आप ऐड कर दें, इसमें कोई और चीज़ जो है मौजूद नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन, 6 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन होगा, मेंशन नहीं किया गया, अंडरस्टूड बात है, कार्बन है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बिकॉज इसमें कोई दूसरा एलिमेंट, कोई ऑक्सीजन, कोई सल्फर, कोई नाइट्रोजन नज़र नहीं आ रहा। दूसरी कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा या तो नाइट्रोजन, या तो सल्फर, या तो ऑक्सीजन, कोई ना कोई एलिमेंट इनमें से रिंग का हिस्सा होगा। मैं साइड चेन की बात नहीं कर रहा, मैं रिंग की बात कर रहा हूं। अगर रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक एजेंट भी मौजूद है, कोई एक एलिमेंट मौजूद है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हैं। एजरीडीन, जिसमें नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, 2 कॉर्नर्स पे कार्बन होगा, 1 कॉर्नर पे नाइट्रोजन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, 5 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, 4 कॉर्नर्स पे कार्बन होगा, मेंशन ना भी किया जाए तो अंडरस्टूड है, कार्बन है, और 1 कॉर्नर पे ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, पायराडीन वगैरह। इन सब में कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद है रिंग में, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब सवाल हमारा था नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से। नाइट्रोजनस बेसिस प्योरीन एंड पैरामिडीन, जो डीएनए में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आरएनए में होती हैं। अब वो बहस हम उस डिटेल में नहीं जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे चेक करें, ये तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग नज़र आ रहा है। चेक कीजिएगा, अगर मैं एडेनिन को चेक करूं तो मुझे नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक। गुआनिन में नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक। थायामीन में आप चेक करें, नाइट्रोजन है। साइटोसिन में नाइट्रोजन है। यूरासिल में चेक करें, रिंग के अंदर ही एक दूसरा एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी बिल्कुल ट्रू थी। चेक कीजिएगा, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें फाइंड करना था इनकरेक्ट, तो मैं इसको क्रॉस की शक्ल में मार्क कर रहा हूँ, समझ जाए बात को। है ये करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट की डिमांड थी वो ये थी कि हमें इनकरेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, अदरवाइज स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जितने ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल मौजूद है उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कर लेते हैं इसका एनालिसिस।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाता है। हर उस मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं जो कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है सेल डिवीज़न के वक्त। सेल डिवीज़न जब हो रही होती है, माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, उस वक्त पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जो मटेरियल जा रहा है वो कौन सा है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। आमतौर पे वो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए। अब इसमें जो पहली दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स की एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सी चेक कीजिएगा, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वायरसेस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। सम एनिमल वायरसेस, सारे एनिमल वायरसेस नहीं, कुछ एनिमल वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो पहली दो एग्जाम्पल्स हैं ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी वायरसेस की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये सारी की सारी एग्जाम्पल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल हैं जिनमें सेल मौजूद होता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गी, इन सब में डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। कीप इन माइंड, ये बात आपने याद रखनी है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। आरएनए और प्रोटीन्स ये रेयर एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक मटेरियल की। आरएनए वायरसेस में, कुछ वायरसेस में, ऑल प्लांट वायरसेस एंड सम एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस में हमने सम यहाँ लिखा था, कुछ एनिमल वायरसेस में डीएनए होता है, कुछ एनिमल वायरसेस में आरएनए होता है। अब वो कौन कौन से वायरसेस हैं ये एग्जांपल्स कहीं और आ जाएंगी, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आरएनए भी किरदार निभा सकता है जेनेटिक मटेरियल का, किसमें, वायरसेस में, जो कि नॉन सेलुलर होते हैं। तो आरएनए कभी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल किरदार नहीं निभा सकता। इसी तरीके से एक नाम है पेरियॉन्स। पेरियॉन्स भी नॉन सेलुलर होते हैं। आपने शायद सुना हो, पेरियॉन्स काज करते हैं मैड काउ सिंड्रोम, मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज़। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि अब तक के सबसे छोटे एजेंट्स माने गए हैं, लेकिन इनमें डीएनए नहीं होता, इनमें आरएनए नहीं होता, प्रेजेंट ही नहीं होते इस तरह से, ना इनमें डीएनए होता है ना इनमें आरएनए होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, तो किस तरीके से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बीमार करते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अब तक जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक इनमें प्रोटीन्स मौजूद हैं और वो प्रोटीन्स ही किरदार निभाती हैं जेनेटिक मटेरियल का, वही इन्हें कैपेबल बनाती हैं अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने का। लेकिन ये बातें रेयर बातें हैं। जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। तो अपनी स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लेकिन हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की कि भाई रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, तो इसको भी मैं मार्क नहीं कर सकता क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। आते हैं ऑप्शन सी और डी की तरफ। मैं दोनों को साथ में पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही टॉपिक से है, तो समझने में आसानी रहेगी। ऑप्शन सी कह रहा है एडेनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड। एडेनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोसाइड है, स्पेलिंग चेक कीजिएगा, इसमें बात करता हूँ आगे। और ऑप्शन डी है साइटिडीन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। दोनों में न्यूक्लियोसाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब कौन सी सही इंफॉर्मेशन है वो हमने उसका एनालिसिस करना है, चेक कीजिएगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का मैंने डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, स्पेलिंग चेक कीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में होते हैं दो कंपोनेंट्स। अगर आप न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे हैं तो समझो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर वो पेंटोज शुगर राइबोज है, वैसे पेंटोज शुगर यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है अगर आप डीएनए पढ़ रहे हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ राइबोज की शो की हैं। अगर राइबोज एडेनिन के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो इसे नाम दिया जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, नामों पे ध्यान दीजिएगा। एडिनोसिन अगर नाम लिखा है तो इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड है। अगर राइबोज और गुआनिन की कॉम्बिनेशन हो रही है तो इसे कहेंगे गुआनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। राइबोज और साइटोसिन कॉम्बिनेशन हो रही है तो इसे कहेंगे सिटिडीन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। ये हमारे ऑप्शन डी में प्रेजेंट था। ऑप्शन डी अगर आप चेक करें जो मैंने अभी रीड किया था उसमें लिखा था सिटिडीन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सही। अगर राइबोज और साइटोसिन की कॉम्बिनेशन होती है तो इसे सिटिडीन कहते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी था ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे रॉन्ग मांगा गया था तो रॉन्ग ऑप्शन अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो मैं ऑप्शन डी को भी यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ बिकॉज सिटिडीन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड, ये करेक्ट बात है। चेक कर लेते हैं आगे।
राइबोस अगर यूरासिल के साथ कंबाइन हो रहा है तो फिर न्यूक्लियोसाइड बनता है यूरिडीन। और अगर डीऑक्सीराइबोस, ये एग्जांपल यहाँ मैंने सिर्फ अकेली मेंशन की है डीएनए वाले बेस की, क्योंकि थायमीन होता है डीएनए बेस है। तो डीऑक्सीराइबोस थायमीन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो उसे कहते हैं थायमिडीन। थायमिडीन जो नाम है ये न्यूक्लियोसाइड का है। आपने इन नामों को चेक करना है, इन्हीं को याद करना है। एडिनोसिन, गुआनोसिन, सिटिडीन, यूरिडीन एंड थायमिडीन, दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स बिकॉज दे हैव टू कंपोनेंट्स, शुगर एंड बेस। जो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, न्यूक्लियोटाइड में होते हैं 3 कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अब हम नामों को चेक करते हैं। अगर राइबोज हो हमारे पास, एडेनिन के साथ मिल जाए और साथ में फॉस्फेट भी कनेक्ट हो जाए तो इसका नाम होगा एडेनाइलिक एसिड या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दोनों तरीकों से आप कह सकते हो। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी सही तरीका है या फिर एडेनाइलिक एसिड। अब हमारा जो वहाँ पर ऑप्शन था, ऑप्शन सी, वो इसी से था, लिखा हुआ था एडेनाइलिक एसिड इज़ न्यूक्लियोसाइड। गलत है। एडेनाइलिक एसिड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। तो हमारी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बनेगी, वो ये है ऑप्शन सी। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए करेक्ट है। एडेनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोसाइड नहीं है भाई, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। इसने रॉन्ग मांगा था, रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। तो हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, फिर भी हम कुछ बातें और देख लेते हैं। राइबोस गुआनिन के साथ और फॉस्फेट साथ कंबाइन हो जाए तो गुआनाइलिक एसिड बनेगा, या आप इसको कह सकते हैं गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। राइबोस साइटोसिन के साथ कंबाइन हो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, साइटिडाइलिक एसिड। राइबोस की कॉम्बिनेशन यूरासिल के साथ हो, फॉस्फेट भी कनेक्ट हो जाए, यूराडाइलिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस की कॉम्बिनेशन थायमीन के साथ हो और साथ में फॉस्फेट भी कनेक्ट हो जाए तो फिर इसका नाम होगा थायमिडाइलिक एसिड। तो ये नाम थोड़ा सा शायद यहाँ पे कट रहा होगा, लेकिन आप इसको चेक कर लें। एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूराडाइलिक एसिड एंड थायमिडाइलिक एसिड, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, दे हैव 3 कंपोनेंट्स। यही बात मैं आपको स्ट्रक्चर के जरिए भी दिखा सकता हूँ, चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है एडिनोसिन। अब एडिनोसिन के नाम का मतलब इसके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक ये शुगर है राइबोस और दूसरा एक बेस कनेक्टेड है एडेनिन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन। लेकिन आप यहाँ चेक करें एडेनाइलिक एसिड। अब यहाँ आप अगर गौर करें तो राइबोस शुगर, एडेनिन बेस और यहाँ पर फॉस्फेट भी कनेक्टेड है। तो फॉस्फेट के जुड़ने से ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। पहले था न्यूक्लियोसाइड, अब फॉस्फेट कनेक्ट होने से ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो एडेनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं कह सकते। यहाँ सिटिडीन का नाम लिखा हुआ है जो ऑप्शन डी था। इसके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर राइबोस शुगर है और इस लोकेशन पर साइटोसिन बेस है। तो इस वजह से 2 चीज़ें हैं, इसलिए आप जो कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा।